मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स यानी गणित, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, पहला चैप्टर का। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, है ना। वास्तविक संख्या रियल नंबर का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आप जो है कॉपी और कलम लेके बैठिए और ये 20 प्रश्न को बनाइए और आप बताइए कमेंट्स में कि आपको कितना नंबर आता है, कितना सही आप कर पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या है। हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि 15/1600 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आपको इसको सोल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपको पहले करना है क्या, जो हर में है उसको आपको निकालना फैक्टर। ठीक है, तो 1600 को देखिए, 1600 को आप कैसे लिख सकते हैं। 1600 को आप लिख सकते हैं 16 × 100 लिख सकते हैं ना। तो जब 16 × 100 लिख सकते हैं, आप देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 100 को कैसे लिख सकते हैं। तो 100 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। बोलिए, ठीक है। यानी कि हम 1600 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि देखिए 2 और 5, तो आप याद रखिएगा कि जिसका फैक्टर जो है, जिस भिन्न का हर का फैक्टर गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में जब आता है, 2 और 5 के रूप में जब आता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, अगर चाहे तो खाली 2 के रूप में रहे, चाहे खाली 5 के रूप में रहे, चाहे दोनों के रूप में रहे। यहाँ पर दोनों के रूप में आ गया है ना, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर जो है आपका इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, शांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो पहला का आंसर आपका क्या आया, शांत आया, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो शांत, अगर आपको 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें अगर आ जाता फैक्टर में तो आपका शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 आया है ना फैक्टर में, है ना। पावर कितना रहे उससे मतलब नहीं है, 2 और 5 रहे या तो खाली 2 रहे चाहे खाली 5 रहे, आपका शांत होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो देखिए हमारा सेकंड प्रश्न देखिए क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम 25 और एलसीएम 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का देखिए प्रश्न क्या कहता है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है ना। यहाँ पे बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम 25 और एलसीएम 50 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, संख्या यानी कि दो संख्या ए और बी मान लिए, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है HCF गुना LCM होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणनफल कितना है निकालना है ना। तो देखिए, तो गुणनफल निकालना है तो बराबर एसीएफ कितना दिया गया है 25 दिया गया था, 25 लिख दिए। और एलसीएम दिया गया कितना, एलसीएम दिया गया है आपका कितना 50, तो 50 लिख दिए। गुणनफल निकालना है तो गुणनफल तो निकालना ही है, इसको खाली गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 25×5 = 125, तो 125 हो गया, अगर जीरो तो जीरो हो गया, 1250 आपका आंसर आ गया। तो 1250 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ में है, सी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 1250 आपका ऑप्शन कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आपका तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है, देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है ना 0.33 पर रेखिंग है। ठीक है, 0.33 को परमेय संख्या के रूप में लिखें, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना अंक पर रेखिंग जो संख्या रहेगा ना उसके ऊपर लिख दीजिए, तो 33 लिख दिए, है ना। उसके बाद जो है जितना अंक पर रेखनी रहेगा उतना 9 देना है। तो यहाँ पर दो दो अंक पर रेखनी है ना, तो 2 को 9 दे दिए। ठीक है, और कुछ संख्या है नहीं, तो इसका आंसर हो गया आपका 33/99। लेकिन कटेगा 33 दिया 99, तो आपका हो गया 1/3 आंसर, यानी 1/3 कितना आया, 3 आया। 1/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपका बी हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रूट अंडर रूट अंडर 10 गुने रूट अंडर 15 आपका बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको गुना कीजिएगा, तो जब इसको गुना कीजिएगा क्या होगा, रूट अंडर कितना होगा
15 दूनी का 150, 150 होगा ना, कितना होगा 150। अच्छा अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 150 को 25 × 6 लिख सकते हैं, बोलिए रूट अंडर 25 × 6, 25 × 6 होता है ना। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया बोलिए, 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5, और 6 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो 5√6 आपका क्या हो गया आंसर। 5√6 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 5/6 ऑप्शन नंबर आपका डी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में आपका इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर देख सकते हैं आप, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा है ना, तो आपको याद होना चाहिए कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, ये नहीं है आपका, देखिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर √2 से √2 कट गया ना, तो बराबर कितना 2 आया, और 2 आपका परिमेय संख्या है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मतलब क्रमिक के मतलब लगातार हुआ, क्रमिक के मतलब क्या हुआ लगातार, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो जब दो लगातार संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला रहेगा ना, तो आपको देखिए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं कि जैसे देखिए 3 और 4 संख्या है, इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 3 से भागा देंगे 4 में, तो क्या है एक बार में लगेगा ना 3, फिर एक बचा शेष, फिर एक से कट जाएगा 3, एक से फिर यहाँ 3 हुआ, एक से फिर कट जाएगा ना, तो आपका जो है ऐसी है 3 4 का से एक आया। मतलब कि कोई भी दो संख्या लगातार रहेगा ना, कोई भी दो संख्या लगातार रहेगा, तो जब उसका एचसीएफ निकालिएगा ना, तो आपका आंसर एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। इसको याद भी रख सकते हैं आप कि एग्जाम में अगर आएगा तो डायरेक्ट आप एक आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका क्या है कि ए सी एफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ए सी एफ ऑफ ए बी ए बराबर क्या होता है। मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं का ए सी एफ गुना एल सी एम बराबर क्या होता है, तो ए गुना बी होता है। ठीक है, अगर दो संख्या है तो उसका संख्याओं का गुणनफल गुना गुना करके जो आएगा ए सी एफ और एल सी एम के बराबर आएगा, तो आपका आंसर हो गया ए गुना बी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर ए सी एफ गुना एल सी एम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए वो ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे, है ना, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं कि एक से कटे और अपने आप से। जैसे अगर 9 संख्या, जैसे अगर बोले 7 संख्या, ठीक है, तो 7 एक से कटेगा, 7 से कटेगा, किसी और से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो केवल और केवल एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 8 जो है एक से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 8 नहीं होगा। 9 देखिए एक से भी कटता है, 3 से भी कट जाता है, तो ये भी नहीं होगा। 11 देखिए एक से कटता है, 11 से कटता है और किसी और से नहीं करता, लेकिन ये एक से करता है, 7 से भी कट जाता है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो गया सी हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। देख सकते हैं 9वां प्रश्न हमारा क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 हमारा कहता है देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है तथा एसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। तभी आपको फॉर्मूला बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुना बी बराबर एल सी एम गुना एच सी एफ होता है ना। तो देखिए गुणनफल दिया है 86 से 70, कितना दिया है 8670 दिया है, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो एक मान लेते हैं। ठीक है, और गुना एसीएफ कितना 17 है। अब देखिए गुना में है तो भागा में जाएगा, ऐसे भी यहाँ काटिएगा ना, देखिए ऐसे यहाँ पे काटिएगा तो कट जाएगा, तो ऐसे भी यहाँ पे काटिएगा तो कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो आपका 107 बार में कट जाएगा, 107 बार में कट जाएगा। मतलब ये हुआ 107, मतलब कि आपका जो है एसीएफ निकालना क्या, एलसीएम निकालना, तो एलसीएम बराबर आपका 107 आंसर आ गया। कितना आ गया 107, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का जो आंसर आया 107 आ गया। ठीक है, कुछ करना था क्या आपको, नहीं करना था, मतलब इतना में आपको 17 से खाली भागा दे देना है फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है देख सकते हैं कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। तो आपको एक पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या क्या है। तो याद रखिएगा कि जब दो संख्या का एसीएफ, जब दो संख्या का एसीएफ एक होगा तो दोनों संख्या को कहा जाता है कि सअभाज्य संख्या। ठीक है, जब दो संख्या का ए बी जैसा संख्या, ठीक है, जैसे अगर हम बोलें आपको, जैसे हम बोलें आपको कि ए
HCF है। जैसे अगर बोले हम आपको कि HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, मतलब दो संख्या ए बी है, उसका HCF अगर 1 हो रहा है तो ए और बी का जो जोड़ा है इसको हम बोलेंगे कि ये सभाज्य संख्या है। मतलब जब दो संख्या का HCF 1 होगा उसे हम सभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। आप यहाँ देखिए 13 और 52 का HCF 1 होगा क्या? नहीं होगा। 13 और 52 का HCF निकाल 13 HCF निकालिएगा ना तो 13 आएगा, ये नहीं होगा आंसर आपका। 7 है का इसका HCF 7 होगा, ये भी नहीं होगा। इसका HCF आप 9 और 16 का HCF कितना होगा? तो 9 16 का जब आप HCF निकालिएगा तो क्या होगा बोलिए? 9 16 का जब HCF निकालिएगा तो आपका, और इसके पहले वाला आपका गलती काट दिए थे ना। यहाँ पर देखिए 8670 था ना, तो वहाँ पे जब 17 से भागा दीजिएगा ना तो आपका 510 बार में कटेगा। ठीक है, 510 बार में कटेगा। ऑप्शन इसका ए आएगा। 9 का आंसर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया था काटने में। चलिए अगला क्या बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या था कि कौन है ना, ये तो आपका है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं तो इसका HCF किसका 1 होगा? तो इसका आपका HCF 1 होगा। 9 16 का HCF 1 होगा, तो आपका आंसर हो गया सी हो गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें तो 11 में क्या कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो आपको करना क्या कि 1440 लिखना है। अब इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। तो 2 से लेखा 7 2 0, फिर 2 से 36 दूनी 72 0, फिर 2 से 18 है ना, फिर 0, फिर 180 आया ना, फिर 180 की निकालिए, फिर 2 से 9 0, फिर 2 से 45। अब तो लगेगा नहीं। यहाँ पे बोल 2 का अधिकतम घात बोले, 2 क्यों का है? देखिए तो 1 2 3 4 5, 2 5 आया, यानी कि आपका 2 5 को आया। तो यहाँ पे बोला था क्या हमको कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो 5 होगा, है ना। फैक्टर निकालने के बाद दो दो यहाँ पर अधिकतम घात पूछ रहा है तो आपका 5 बार आ रहा है, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है। बोला कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए। अब इसको देखिए कि इसको √8 को लिख सकते हैं, 2√2 हम लिख सकते हैं, 2√2/2 √2 है ना। तो रूट कट गया तो 2 आ गया, यानी ये परिमेय संख्या, यह आपका आंसर नहीं होगा। परिमेय पूछ रहा है ना। अच्छा, इसका वर्गमूल निकल जाता है, ये भी नहीं होगा। इसका 150 की अगर बात करें, √150, तो आपका जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है। लेकिन इसका बात करें तो 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2 होता है ना। तो 2√3 हो जाएगा, है ना। तो 2√3 हो जाएगा, तो √3 अब बटा 2√3। देखिए √3 से कट गया तो 2 आपका आ गया। तो 2 परिमेय संख्या है, यानी कि आपका बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका वर्गमूल निकल रहा था, आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। का आंसर क्या हो गया? डी हो गया, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 की अगर बात कर लेते हैं तो क्या है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, फिर है कि 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू आर एंड ए लेस देन बी, ते तब HCF क्या होगा? मतलब कि R जो है 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, और B जो है R से बड़ा है, तो यहाँ पर HCF क्या होगा? तो देखिए HCF हम लोग कैसे निकालते हैं? HCF निकालने का नियम क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो क्षेत्रफल, जिससे भागा देते हैं उसको भाज्य, उसके क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर है, ये भाजक भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक बी है, माने बी से भागा दिया जा रहा है। तो जिससे भागा देते हैं, अगर जिस संख्या से करते वही ना HCF होता है। यहाँ पर बी से भागा दिया जा रहा है, तो आपका जो है बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बी, ए में बी है ना, तो इसलिए आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए 14 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 14 नंबर की अगर बात कर लें प्रश्न का, देखिए यहाँ पे बोला कि ये कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पर 1 3 1 3 1 3, यहाँ पर देखिए इस तरह से बढ़ रहा है कि आगे जो है बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन एक का संख्या बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकता है? तो 14 का जो आपका आंसर होगा अपरिमेय संख्या होगा। अगर आपका ऐसे होता
कि 2.131313 इस प्रकार से रहता है ना डॉट डॉट ना। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि 2.13 पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग जब हो जाती है परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक हर बार में बढ़ते चला जा रहा है ना, जब ऐसा रहेगा तो आपका परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर की बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न आपका क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 15 का जो आपका आंसर होगा अनंत होगा। दो परिमेय संख्या जैसे देखिए 2 और 4 संख्या, ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना जो है परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। कैसे, है ना, हम लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1 कितना भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या 2/4, 2/5, 2/6 कितना लिख सकते हैं, तो दोनों के बीच में ना आएगा। मतलब ये हुआ कि दो दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या उसके बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसको कोई संख्या लिमिट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्या है आपका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है ना, तो आपको देखिए 16 नंबर हम इस तरीका से आपको बताते हैं कैसे। देखिए सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि 16, 20 और 24 का निकालना है क्या आपको, तो निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, यहाँ 12 हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 2 से 4, 5, 6 हो गया, ये 5 है, फिर हो गया 2 से, तो ये हो गया 2, 5, फिर 3 हो गया। इसका एलसीएम हो गया 5 या 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, कितना आया 240। तो याद रखिए इसका जो एसी हमको एलसीएम आया कितना आया 240 आया। एलसीएम हमारा आया 240 आया। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एलसीएम एलसीएम जो है दिए गए संख्या से करता है। तो एलसीएम जब 240 आया है, तब ध्यान से देखिए कि बोला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या है बोला, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या बोला। तो 240 को जो है अभी हम एसीएम निकाले थे ना, तो 1 मिनट इसको फिर से हमको करना पड़ेगा, ठीक है। 240 आया, 240 आया, तो 240 को 200 200 कितना आया 40, ठीक है। 240 आया, तो 2 से हुआ 12, 0, 120, फिर 2 से हुआ फिर 4 दूनी 120, फिर 2 से हुआ 30, फिर 2 से हुआ तो 15, ठीक है। 2 से हुआ था फिर 15। अब देखिए 2 का जोड़ा लग गया, फिर दून का जोड़ा लग गया, ये 15 है, तो 15 को 3 × 5 लिखेंगे, तो 3 अलग संख्या हो गया, 5 अलग संख्या। इसको जोड़ा लगाने के लिए, इसको जोड़ा लगाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ा हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ा हो जाएगा, और ये 5 से जोड़ा लग जाएगा। मतलब कि 15 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। कितना से गुना करना पड़ेगा, 15 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 240 आया है ना, एलसीएम 240 आया था, एलसीएम 240 आया। अब 15 से हमको जब इसे गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 के 0, एक और 0 ये हो जाएगा। अब 15 दूनी 30, 36, ये 36 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 36 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं। देखिए 17वां प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से दो धनात्मक पूर्णांकों को क्या ज्ञात करने की विधि है। तो याद रखिएगा कि ये जो विधि है एलसीएम एचसीएफ निकालने का विधि है, माने मासा निकालने का एक विधि है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस परिमेय संख्या का दशा निरूपण शांत होगा, है ना। शांत कौन होगा, आपको बताया था ना कि या तो 2 रहे खाली, या तो 5 रहे, या तो 2 और 5 दोनों रहे फैक्टर में नीचे वाले का, तो वह शांत होगा। देखिए यहाँ पे इसमें इसमें 3 आ जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें 17 है, ये नहीं होगा। इसमें 3, 5 आ जाएगा नीचे वाला में 15 में। इसमें 6, 5, 30 है, यानी कि इसको जो है कैसे लिखिएगा, 2 दूनी 4, 30 है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पर जो है ई आपका आंसर नहीं होगा, 17 ये भी नहीं होगा, 6, 5, इसमें 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बटा क्या है आपका 15 है ना, तो 6/15 को काटिएगा तो 3 2 6 और 5 3 15, 2/5 आया। तो 2/5 है तो नीचे तो 5 आ गया,
तो ये नीचे 5 आ गया यानी कि शांत है। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। पहले कटेगा तो काट देना, यहाँ पे कट रहा है ना, तो पहले कटेगा तो आपको काट देना, ठीक है, इसलिए आपकी इसमें होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें काटेंगे अगर तो 3 तिया 9 और 10 तिया 30, इसमें भी आपका 2 5 आ रहा है। आपका ये भी आंसर होगा, ठीक है। आपका आंसर जो ए भी डी भी होगा, डी भी सही है ना। आपका ए भी सही है, ये भी सही है, ये भी ये नहीं होगा। ऑप्शन आपको 2 पड़ गया है सही आंसर। तो आपका सी भी आंसर इसमें है और ई भी आंसर है, क्योंकि काटेंगे तो 3/10 आ गया, 10 में 2 5 है। तो आपका जो है सी भी आंसर है और डी भी आंसर, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए 2 प्रश्न हम और करा देते हैं आपको। 2 प्रश्न हमारा और है इस वीडियो का, 2 प्रश्न हमारा और है, देख सकते हैं। देखिए अगला हमारा हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल और केवल, भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो केवल और केवल एक और अपने आप के, एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटे, ठीक है। एक और अपने आप के अलावा किसी और से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या कौन है, तो 19 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये है ना, ये देखिए ए 1 से करता है, इतना से करता है, ये भी नहीं होगा आपके, ये भी नहीं होगा। तो ये जो है 13 से भी कट रहा है, सॉरी ये जो है आपका किससे किससे कटेगा? तो 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कटा, 69 से कट रहा है, आपका बी हो गया, ठीक है। फिर अगला अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका फिर बोला कि 23.43 पर को पी बटा क्यू के रूप लिखना है ना। तो पहले आप क्या कीजिए, पूरा संख्या लिख दीजिए। पहले क्या कीजिए? पूरा संख्या, तो दो आपका पूरा संख्या क्या है? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और दशमलव के बाद जो बिना रेखनी वालों से घटा दीजिए, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब बटा क्या करना है आपको? कितना अंक पर रेखनिंग है? तो 2 अंक पर रेखनिंग है, तो बटा क्या होगा? 99 हो गया। कितना हो गया? 99 हो गया, है ना। अब घटा दीजिए, तो क्या घटाइएगा तो कितना आएगा? 2320/99। यही आपका आंसर हो गया, 23/20/99। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ? डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, यानी कि 20 का जो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। 20 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका जो है इस कोर्स, इस चैप्टर में आपको पहला चैप्टर का 20 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, है ना। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को हम लोग देखा, और ये 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जो है एक बार नहीं 2 बार देखिए, अच्छा से समझ लीजिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो का पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और एक बात बता दें आपको कि आप प्लेलिस्ट में आपको जो है साइंस का कंप्लीट वीडियो लोड किया गया है, हिंदी का भी वीडियो लोड है, सामाजिक विज्ञान का वीडियो लोड है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।